स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेब एप्लीकेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें दो मेजर टॉपिक्स थे। फर्स्ट टॉपिक था टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेब डेवलपमेंट। इसमें हमने देखा कि जब हम वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर लेते हैं, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उन्हें डिफ़ाइन कर लेते हैं और जो आर्किटेक्चर है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ होता है हमारे पास वो होता है कि हमने इम्प्लीमेंट करना है उस डिज़ाइन को। तो इम्प्लीमेंटेशन में जो की पॉइंट होता है वो ये है कि हमने किन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके जो सिस्टम है उसे डेवलप करना है। तो वेब डेवलपमेंट के सिनेरियो में हमने देखा कि हमें जो टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, तो बेसिकली हमें तीन व्यूज़ हैं जिससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ का हमें पता होना चाहिए। इसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ और सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़। तो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हमने जो फेमस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं इन वेब आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि जो SMTP प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो यूज़ होता है ईमेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसी तरह से हमने जो रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है उसका ओवरव्यू देखा। फिर हमने HTTP प्रोटोकॉल को डिस्कस किया और इसमें हमने देखा कि जब यूज़र जो है या क्लाइंट जो है वो किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है तो HTTP कैसे उस स्पेसिफिक रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। इसके बाद हमने कुछ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज़ डिस्कस की, जिसमें हेल्पर प्रोग्राम और प्लगइन्स जो कि एक ब्राउज़र की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। इसके बाद हमने जावा एप्लेट्स का वर्किंग देखा कि कैसे काम करते हैं जावा एप्लेट्स। फिर हमने HTML और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो हैं उनका एक ओवरव्यू देखा। इसके बाद हमने कुछ सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ जिसमें जो है URL हैंडलर और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक था हमारे लेक्चर का वो था टेस्टिंग वेब एप्लीकेशंस। तो इसमें हमने ये देखा कि जो टेस्टिंग की एक्टिविटी है, बेसिकली इस एक्टिविटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हमने जो सिस्टम डेवलप किया है या सिस्टम का कोई कंपोनेंट जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें एरर्स फाइंड किए जाएं, ताकि उन एरर्स को रिमूव करके सिस्टम की क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सके। तो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमने इसमें देखे टेस्टिंग के, वो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हमने एरर्स फाइंड करने हैं, और जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था उसमें ये था कि जब हम सिस्टम को टेस्ट करते हैं और हमें कोई एरर नहीं मिलता तो हम इस चीज़ को वैलिडेट करते हैं कि यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है जो कि वैलिडेट ना हो रही हो। तो इस तरह से हम वैलिडेशन टेस्टिंग करते हैं, जो कि सेकंड ऑब्जेक्टिव है टेस्टिंग का। इसके बाद हमने उन लेवल्स को डिस्कस किया कि जिन पे हम एक सिस्टम को डिस्कस करते हैं, एक सिस्टम को टेस्ट करते हैं। इसमें जो स्मॉलेस्ट लेवल था हमारे पास वो यूनिट टेस्ट था। तो बेसिकली जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी सिस्टम का जिसे हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग को हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं।
जो डेवलपर यूजुअली किसी यूनिट को डेवलप करते हैं वही उस यूनिट को टेस्ट भी करते हैं। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग को डिस्कस किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग बेसिकली जब हम एक सिस्टम के डिफरेंट यूनिट्स को इंटीग्रेट करते हैं आपस में, तो जो इंटीग्रेशन के इश्यूज आते हैं या एरर्स आते हैं उसकी टेस्टिंग के हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू। इसके बाद हमने सिस्टम टेस्टिंग को डिस्कस किया कि जो सिस्टम है हमारे पास उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटीग्रेट हो गए हैं। हमने इंटीग्रेशन के इश्यूज को टेस्ट कर लिया है। अब हमने सिस्टम को एज ए होल टेस्ट करना है उसकी फंक्शनैलिटीज़ को। इसके बाद हमारे पास एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है जिसमें हम क्लाइंट को इन्वॉल्व करते हैं और क्लाइंट जो है वो वैलिडेट करता है सिस्टम को। इसमें जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो हम क्लाइंट की जो इनपुट होती है और उसकी बेस पे हम सिस्टम को टेस्ट कर रहे होते हैं। और जो लास्ट लेवल हमारे पास होता है वो बीटा टेस्टिंग का होता है कि हम जो प्रोडक्ट है उसके इनिशियल वर्जन को एक्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो एक्चुअल यूज़र्स हैं वो टेस्ट करते हैं और अपना यूज़ करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, जिससे जिसकी बेस के ऊपर सिस्टम क्वालिटी को इन्हेंस किया जा सकता है। इसके बाद हमने कुछ वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं उन्हें डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि हमारे पास लिंक टेस्टिंग होती है, ब्राउज़र टेस्टिंग, इसी तरह से हमारे पास जो है लोड, स्ट्रेस और कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, कंटेंट टेस्टिंग। तो बेसिकली ये वो टेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिक हैं वेब एप्लीकेशन से। और जब हम कंपेयर करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन से तो वहाँ पे इन टेस्ट को जो है वो डिफरेंट तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। या तो वो ये एस्पेक्ट्स होते नहीं हैं जैसे नेविगेशन या कंटेंट टेस्ट, ये यूजुअली कन्वेंशनल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में नहीं होते। तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स थे टेस्टिंग के फॉर वेब एप्लीकेशंस एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और आखिर में हमने कुछ चैलेंजेस जो कि वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करने में हमें सामना करना पड़ता है वो हमने डिस्कस किए। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बेसिकली जब एक वेब एप्लीकेशन को टेस्ट कर लिया जाता है तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो वेब एप्लीकेशन को लॉन्च करना है। यानी हम एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं और इसके बाद हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ जो है वो स्टार्ट होता है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ जो है इसके हमारे पास दो की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड नंबर 2 सक्सेस। अगर हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो बेसिकली हम एक जो लेवल है वो ये है कि हम इस देखते हैं कि एक्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई एरर्स जो हैं वो अकर होते हैं वेब एप्लीकेशन में तो उन्हें रिमूव किया जाए और उसकी बेस के ऊपर जो क्वालिटी है सिस्टम की या एप्लीकेशन की वो इम्प्रूव होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा जो फंक्शन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ का, और ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर और एरर्स के ऊपर। जैसे ही एरर अकर होता है तो डेवलपर्स जो हैं उसे रिमूव करते हैं। इसके अलावा अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इसके लिए हम जो है वेब एप्लीकेशन के ऊपर जो यूज़र्स आते हैं
उनके बिहेवियर को एनालाइज करके हम जो है क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारे पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज का, वो है सक्सेस। बेसिकली जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं और ख़ास तौर पे जो कमर्शियल वेब एप्लीकेशंस होती हैं, उनकी सक्सेस जो है वो हम मेजर करते हैं कि लोग कितने यूज़र्स जो हैं वो वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं या नंबर ऑफ एक्सेसेस हैं, वो बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन को की सक्सेस को डिनोट कर रही होती हैं। अब नंबर ऑफ विजिटर्स को अगर हम सक्सेस फैक्टर के तौर पर लें तो जो सबसे बेसिक टास्क होता है नंबर ऑफ विजिटर्स को बढ़ाने का, वो ये कि हम अपनी वेब एप्लीकेशन को कैसे प्रमोट करते हैं। तो जो वेब एप्लीकेशन की प्रमोशन है वो एक की फैक्टर है वेब एप्लीकेशन की सक्सेस का। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट में देखेंगे कि हम वेब एप्लीकेशन को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस करें वेब एप्लीकेशन को। इसी तरह से जो कंटेंट्स हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन के, वो एक मेजर बिल्डिंग ब्लॉक हैं और कंटेंट्स जो हैं बहुत से जो विजिटर्स हैं वो कंटेंट्स के लिए ही एक्सेस करते हैं वेब एप्लीकेशन को। तो जो एफिशिएंट कंटेंट मैनेजमेंट है वो भी इन्हेंस करती है नंबर ऑफ विजिटर्स को, जो अगेन सक्सेस जो है वेब एप्लीकेशन की उसे मज़ीद बढ़ाएगा। तो कंटेंट मैनेजमेंट जो है हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ में कंटेंट मैनेजमेंट के थ्रू कैसे जो है वेब एप्लीकेशन की सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और लेक्चर के आखिर में हम यूज़बिलिटी एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि यूज़र्स के बिहेवियर को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं और इस एनालिसिस की बेस के ऊपर हम जो वेब एप्लीकेशन है उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट और सक्सेस ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो इसमें से जो सक्सेस ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हम प्रमोशन और कंटेंट मैनेजमेंट के डिस्कस करेंगे और यूज़बिलिटी एनालिसिस की बेस के ऊपर हम जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रमोटिंग अ वेब एप्लीकेशन। The basic question after launching a web application is how will user find my web application। बिल्कुल एक कॉमन सा जो क्वेश्चन है कि आपने वेब एप्लीकेशन को लॉन्च कर लिया, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसके लिए वी विल हैव टू इन्वेस्ट इन वेब प्रमोशन, कि हम जो वेब एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन के लिए हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट इन वेब प्रमोशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बट ऑफन नेग्लेक्टेड ड्यू टू बजट रीजंस। बेसिकली जो प्रमोशन का टास्क है हम उसे यूजली इग्नोर कर देते हैं और हम ये समझते हैं कि इससे जो सक्सेस फैक्टर है वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम प्रमोशन के जो सोर्सेज हैं अगर हम उन्हें देखें तो हमारे पास ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग चैनल्स जो हैं उनमें न्यूज़पेपर एड्स, टीवी और रेडियो कमर्शियल्स, पोस्टर्स,
डायरेक्ट मार्केटिंग। तो बेसिकली ये कुछ टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके वेब एप्लीकेशन की जो है वो प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन वी शुड फोकस ऑन वेब एडवर्टाइजिंग। इट मीन्स कि हमें जो वेब रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूव करना है, उसकी प्रमोशन करनी है यूजिंग वेब रिसोर्सेज। अगर हम वेब रिसोर्सेज की बात करें फॉर प्रमोशन ऑफ वेब एप्लीकेशन, तो हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम। जो टूल्स हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, उनमें न्यूज़लेटर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग। तो बेसिकली हम इन टूल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जो है प्रमोशन को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़लेटर से। A newsletter is a regularly distributed publication that is generally about one main topic of interest to its subscribers. तो बेसिकली जो न्यूज़लेटर्स होते हैं वो जो है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं यूज़र्स में, और इन न्यूज़लेटर्स में जो प्रोडक्ट है उसके जो फीचर्स हैं उन्हें हाईलाइट किया जाता है। तो इस तरह से जो यूज़र्स न्यूज़लेटर को पढ़ते हैं तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह की जो वेब एप्लीकेशन है वो एग्जिस्ट करती है, और वो जो है विजिटर्स जो हैं जिन्हें इंटरेस्ट डेवलप होता है वो विज़िट करते हैं वेब एप्लीकेशन को। जो न्यूज़लेटर्स हैं जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ईमेल, तो हम ईमेल के थ्रू जो है वो न्यूज़लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग यूज़र्स। effective way to win new customers and assist existing customers। तो न्यूज़ लेटर्स के थ्रू हम नए कस्टमर्स जो हैं वो विन कर सकते हैं, और इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हें हम असिस्ट करते हैं कि वो किस तरह से जो वेब एप्लीकेशन के फीचर्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं, या कौन से नए फीचर्स जो हैं वो वेब एप्लीकेशन के अवेलेबल हैं। न्यूज़लेटर्स आर यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है न्यूज़लेटर्स का कि जो रिलेशंस हैं कस्टमर्स और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके दरमियान रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए। न्यूज़लेटर शुड ऑफर न्यूट्रल एंड वैल्यू एडिंग कंटेंट्स सच एज इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। तो जो न्यूज़लेटर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके जो कंटेंट्स हैं वो एक न्यूट्रल ओपिनियन होना चाहिए, ना कि हम अपनी प्रोडक्ट को जो है वो जस्ट उसके जो बेनिफिट्स हैं या एडवांटेजेस हैं उन्हीं को हाईलाइट करें और एक बाइस्ड ओपिनियन लगे। तो हमने जो कंटेंट्स ऐड करने हैं न्यूज़ लेटर में उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एक न्यूट्रल ओपिनियन और प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है। कुछ रूल्स हम डिस्कस करते हैं कि जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है न्यूज़ लेटर्स जो हैं वो बनाने में। क्लियर कंटेंट, रेगुलर डिस्पैच, अनसब्सक्राइब ऑफर और फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अपडेट्स। तो बेसिकली जो कंटेंट्स हैं वो बड़े क्लियर होना चाहिए, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड हो और उन्हें पढ़ के जो मुकम्मल फीचर्स हैं प्रोडक्ट के एक यूज़र उन्हें अंडरस्टैंड कर सके। इसी तरह से जो न्यूज़ लेटर्स हैं उन्हें रेगुलरली डिस्पैच करना चाहिए ताकि यूज़र्स जो हैं वो फेमिलियर रहें वेब एप्लीकेशन के साथ। इसी तरह से अनसब्सक्राइब ऑफ़र जो है या ऑप्शन जो है वो होना चाहिए कि यूज़र अगर अनसब्सक्राइब करना चाहे न्यूज़लेटर को तो वो ऐसा कर सके।
इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है उसे हमें फ्रीक्वेंटली अपडेट करना चाहिए और नए जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें ऐड करने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स हैं उन्हें अप्रोच कर सकें। तो ये बेसिक रूल्स हैं न्यूज़लेटर्स के। अब आप देखें कि हमने देखा न्यूज़लेटर्स को हम प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए यूज़ करते हैं और थ्रू ईमेल हम न्यूज़लेटर जो है वो सेंड कर देते हैं यूज़र्स को और यूज़र्स उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जिन्हें इंटरेस्ट होता है वो वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट फेज़ है उसमें हम इस फीचर को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज़्म है उसे हम एज ए कंपोनेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इस कंपोनेंट को जो है वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो जो न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर की जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास जो है एक कंपोनेंट होना चाहिए सिस्टम का जिसके थ्रू जो है न्यूज़लेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और जो यूज़र्स हैं उनके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए न्यूज़लेटर। तो ये फीचर्स हमें डेवलपमेंट के टाइम के ऊपर जो है सिस्टम में ऐड करने हैं। और इसी तरह से जो मैसेज या ईमेल यूज़र को हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो एक की पॉइंट है वो ये कि उस स्पेसिफिक फीचर का जो लिंक है वो हम ईमेल में शामिल करें। यानी जो मैसेज हमने न्यूज़लेटर के साथ सेंड किया है ईमेल उसमें उस स्पेसिफिक फीचर का लिंक होना चाहिए ताकि यूज़र उस लिंक के ऊपर क्लिक करे और वो उस वेब एप्लीकेशन के उस स्पेसिफिक फीचर को एक्सेस कर सके। तो ये कुछ गाइडेंस है रिलेटेड टू डेवलपमेंट फेज। न्यूज़लेटर के बाद जो सेकंड मार्केटिंग टूल है वो हमारे पास है एफिलिएट मार्केटिंग। हम पहले एफिलिएट मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग मीन्स द रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन एडवर्टाइजर एंड ऑनलाइन सेल्स पीपल in the way that products, services or functionalities of somebody's web application are integrated into an affiliate web application। तो बेसिकली जो एफिलिएट मार्केटिंग है हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स को किसी दूसरी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इस तरह से जो यूज़र्स हैं उस स्पेसिफिक वेबसाइट के जिसे हम एफिलिएट वेबसाइट कहते हैं तो उसके यूज़र्स जो हैं वो जब उस वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो हमारी वेब एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं उन्हें भी पढ़ते हैं और उन्हें भी लिंक्स के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को तो छुपा रहे होते हैं लेकिन स्टिल एक एफिशिएंट वे है टू अट्रैक्ट विजिटर्स। इंटीग्रेशन ऑप्शंस के हम अपनी जो वेब एप्लीकेशन है उसके फीचर्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं एफिलिएट वेबसाइट के साथ। इसका जो सिंपलेस्ट मेथड है वो सिंपल टेक्स्ट लिंक कि हम एफिलिएट जो वेबसाइट है उस पे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें। यूज़र जस्ट लिंक को क्लिक करे और वो हमारे वेबसाइट की तरफ या वेब एप्लीकेशन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कंटेनिंग अ लिंक कि हम अपनी प्रोडक्ट जो है उसका जो एक इमेज है वो एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर इंटीग्रेट कर दें और यूज़र जैसे ही उस इमेज के ऊपर क्लिक करे तो हमारे जो वेब एप्लीकेशन है उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरह से एडवांस शॉप मॉड्यूल
के थ्रू भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटायर प्रोसेस इन द लुक एंड फील ऑफ द एफिलिएट साइट, यानी जो हमारे प्रोडक्ट है उसके जो फीचर्स हैं हम उन्हें इंटायर प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दें एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, और उसकी जो फील एंड लुक हो वो उसी एफिलिएट साइट की तरह हो, तो यूज़र को ऐसा लगे कि जैसे वो एफिलिएट वेबसाइट को ही एक्सप्लोर कर रहा है। तो बेसिकली वो जो फीचर्स हैं वो हमारे वेब एप्लीकेशन के यूज़ कर रहा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसमें जो है हमने अपने फीचर्स जो है एक दूसरी वेब एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखा दिए, और यूज़र जब दूसरी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जैसा कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन में देखा कि जब हम अपने फीचर्स को एडवर्टाइज करते हैं किसी एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर, तो हमें उसके अगेंस्ट जो है अपने रेवेन्यू का कुछ शेयर पे करना पड़ता है उस एफिलिएट वेबसाइट को। तो जो हमारे पास एग्रीमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बिटवीन एडवर्टाइज़र एंड एफिलिएट वेबसाइट, उनमें पे पर परफॉर्मेंस ये एक बेसिक जो एग्रीमेंट मॉडल है, इसमें ओनली कंज्यूमर कंप्लीट्स द ट्रांजैक्शन, यानी अगर एफिलिएट वेबसाइट जो है उसे यूज़ करते हुए कस्टमर जो है वो कोई ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट करता है हमारी वेब एप्लीकेशन पे, तो उसके अगेंस्ट पे किया जाएगा एफिलिएट वेबसाइट को। इसी तरह से बैनर एक्सचेंज के हम म्यूचुअल जो है वो एक्सचेंज कर लें कि वो हमारे वेब एप्लीकेशन पे जो है वो एज ए एफिलिएट वेबसाइट यूज़ करें। इसी तरह से पे पर क्लिक, एफिलिएट इज़ पेड फॉर अ यूज़र क्लिक्स। इट मीन्स के अगर एफिलिएट वेबसाइट के जो पोर्शन जिस पे हमारी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया गया है, यूज़र उस पोर्शन पे क्लिक करता है तो उन क्लिक्स के अकॉर्डिंगली जो एफिलिएट वेबसाइट है उसे पे किया जाए। और इसी तरह से रेवेन्यू शेयरिंग के जो सेल्स हो रही हैं एफिलिएट वेबसाइट के थ्रू, उसका एक परसेंटेज जो है कमीशन के तौर पे किया जाए। एफिलिएट मार्केटिंग को सक्सेसफुली और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें यूज़ कस्टमाइज्ड वर्जन विद क्लियर बिजनेस टर्म्स एंड कंडीशंस। तो बेसिकली जब हमने इंटीग्रेट करना है एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को, तो हमने जो कस्टमाइज वर्जन यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ सिंपल लिंक्स और बैनर्स। तो हमें जो एफिलिएट वेबसाइट है उसके स्ट्रक्चर के मुताबिक फील और लुक के मुताबिक जो है वो इंटीग्रेट करना है अपने प्रोडक्ट को, और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बड़े क्लियरली डिफाइंड हो, ताकि जो कस्टमर या यूज़र है वो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके उन टर्म्स एंड कंडीशंस को। सेकंड सक्सेस फैक्टर जो है वो ये है कि हम जब एफिलिएट वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी डोमेन वही होनी चाहिए जो कि हमारी वेब एप्लीकेशन की है, ताकि सिमिलर ऑब्जेक्टिव के यूज़र जो हैं वो प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकें। और इसी तरह से विन विन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कि जब हमने एग्रीमेंट करना है कमर्शियल एफिलिएट वेबसाइट के साथ, तो हमें जस्ट अब पर्सनल बेनिफिट नहीं देखना, तो हमें एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए जिसमें एफिलिएट वेबसाइट का भी बेनिफिट हो और हमें भी बेनिफिट मिले। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद जो नेक्स्ट टूल है प्रमोशन का, वो सर्च इंजन मार्केटिंग।
सर्च इंजन्स आर मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑन वेब। हम अगर एनालाइज करें अपने यूसेज को, तो वेब के ऊपर जब हम मोस्टली सर्च इंजन्स के थ्रू डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च कर रहे होते हैं। हम गूगल जो फेमस सर्च इंजन है वहाँ पे अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक लिखते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमें रिट्रीव हो जाती है। सर्च इंजन मार्केटिंग अटेम्प्ट्स टू विन रेलिवेंट कॉन्टैक्ट्स बाय अपीयरिंग ऑन द सर्च रिजल्ट पेजेस। तो बेसिकली जो सर्च इंजन मार्केटिंग है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है वो उस लिस्ट में टॉप पे हो। यानी यूज़र अगर हमारी एप्लीकेशन की डोमेन से रिलेटेड कोई टर्म सर्च करता है तो जो लिस्ट रिट्रीव होती है सर्च इंजन में उसमें हमारी एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है वो टॉप में शामिल हो, क्योंकि ये यूज़र्स जो हैं यूजली जब एक्सेस करते हैं लिस्ट के टॉप एंट्रीज़ को ही एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से जब हमारा रेफरेंस जो है वो टॉप लिस्ट में शामिल होगा तो यूज़र जो है चांसेस हैं कि वो विज़िट करेगा हमारी वेब एप्लीकेशन को भी। तो जो लिस्ट प्रिपेयर होती है सर्च इंजन से वो यूज़र की रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स के तौर पे होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि यूज़र सर्च टर्म लिखेगा सर्च इंजन में और उसके अगेंस्ट वो लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। और इसी तरह से सर्च इंजन में हम एड्स की फॉर्म में भी जो है वो अपने वेब एप्लीकेशन का रेफरेंस जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम सर्च इंजन की बेसिक फंक्शनैलिटी को देखें तो सर्च इंजन्स आर बेस्ड ऑन कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। बेसिकली जो सर्च इंजन्स होते हैं उसमें जो डाटा रेपोजिटरीज होती हैं वो उसमें डॉक्यूमेंट्स को और डाटा को स्टोर किया जाता है और वहीं से टेक्सचुअल डाटा को रिट्रीव किया जाता है। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव होते हैं उनकी जो इंडेक्सिंग होती है बेसिकली वो उनकी कंटेंट्स की बेस के ऊपर होती है। तो जब डॉक्यूमेंट्स उस रेपोजिटरी में स्टोर होते हैं तो उनके कंटेंट्स के मुताबिक उनका जो इंडेक्स है वो डिफाइन होता है। और जब यूज़र उस इंडेक्स के मुताबिक टर्म को सर्च करता है तो फिर वो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो होता है वो भी उस सर्च रिजल्ट में शामिल हो जाता है। बेसिकली जो सर्च इंजन है वो क्रॉलर्स या रिपोर्ट फीचर होता है सर्च इंजन का, वो यूज़ करते हैं नए डॉक्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में ऐड करने के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें सर्च इंजन का बेसिक फंक्शनिंग जो है, इसमें जो क्रॉलर्स हैं वो बेसिकली सर्च करते हैं वेब पेजेस को और उनके जो रेफरेंसेस हैं और कीवर्ड्स हैं उन्हें इंडेक्स के तौर पे जो है रेपोजिटरी में स्टोर कर लेते हैं। यूज़र जब सर्च इंजन में किसी टर्म को सर्च करता है तो उससे रिलेटेड जो जो इंडेक्सेस अवेलेबल होते हैं वो उसे सर्च रिजल्ट के तौर पे लिस्ट की शक्ल में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि जो सर्च इंजन का क्रॉलर का फीचर है वो ऑटोमेटिकली ही डॉक्यूमेंट्स को ऐड करता है रिपोजिटरी में। इसके अलावा जो सर्च इंजन्स हैं वो आपको मैनुअल सबमिशन की फैसिलिटी भी देते हैं कि आप कोई वेब एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है उसे मैन्युअली ऐड कर सकें। तो इस तरह से वो जो लिस्ट है उसमें शामिल हो जाता है। तो क्रॉलर्स जो हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ऐड नहीं कर सकते हैं। तो अगर बाय चांस वेब एप्लीकेशन का जो रेफरेंस है वो ऐड हो गया तो वेल, अगर नहीं हुआ तो फिर वो रेफरेंस जो है वो सर्च रिजल्ट्स में नज़र नहीं आएगा। तो उसका बेहतर ऑप्शन ये है कि हम मैन्युअली जो है वो सबमिट कर दें। तो जब हम
मैनुअली सबमिट करते हैं रेफरेंस, तो इसमें हम URL और कीवर्ड्स जिनकी बेस के ऊपर हमारे वेब एप्लीकेशन का इंडेक्स टर्म बनती है, वो हम खुद से सबमिट करते हैं। सर्च इंजन रैंकिंग, गुड रैंकिंग इन सर्च लिस्ट इज एसेंशियल मार्केटिंग एस्पेक्ट। जैसे पहले बताया कि यूजर्स यूजुअली लुक एट फर्स्ट 10 to 20 रिजल्ट्स, तो जो एक बेहतर रैंकिंग है सर्च इंजन लिस्ट में, वो एक की फैक्टर है सक्सेस का। तो इस तरह से हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारा रेफरेंस है उस सर्च रिजल्ट्स में वो टॉप पे नज़र आए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि यूज़र जो है हमारी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। हम अब रैंकिंग को इम्प्रूव करने के कुछ कंसिडरेशंस हैं। URL should contain description of keywords like www.travel.com। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंडेक्स प्रिपेयर होता है तो सर्च इंजन उसकी URL को बेस बनाता है। तो अगर URL में जो की आइडिया है वेब एप्लीकेशन का वो एग्जिस्ट करता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिज़ल्ट लिस्ट में शामिल होगा। जैसे एग्जांपल में देखें आप कि travel.com, तो जो लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स को सर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये URL भी उन रिजल्ट्स में शामिल होगी। इसी तरह से टाइटल ऑफ द पेज, कुछ सर्च इंजन है वो टाइटल ऑफ द पेज को भी इंडेक्स टर्म जो है वो डिफाइन करते हुए यूज़ करते हैं। तो जो टाइटल है पेज का, उसमें भी हमें जो की आइडिया है उसे डिस्क्राइब करना चाहिए। इसी तरह से कीवर्ड्स, मेटा टैग, तो डेवलपमेंट एक वेब पेज को डेवलप करते हुए जो मेटा टैग कीवर्ड्स का है, उसमें हमें वो कीवर्ड्स डिफाइन करने चाहिए जो हमारी एप्लीकेशन को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब कर रहे हों। और इसी तरह डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में भी हम जो डिस्क्रिप्शन देते हैं अपने वेब एप्लीकेशन की, तो वो भी मैटर करती है डॉक्यूमेंट का जो इंडेक्स है उसे इन्फ्लुएंस करती है। और आखिर में जो कंटेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, तो जो कंटेंट्स हैं वेब एप्लीकेशन के, उसमें जो की टर्म्स हैं वो यूज़ होनी चाहिए, ताकि जब सर्च इंजन सर्च करे तो उसे वो जो टर्म्स हैं वो कंटेंट्स में मिले, तो उसे जो है लिस्ट में शामिल करें। तो इस तरह से आप देखेंगे सर्च इंजन की जो रैंकिंग की इम्प्रूवमेंट है वो उसके सारे फीचर्स डेवलपमेंट फेज़ में ही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने वेब प्रमोशन के ऊपर डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि अगर हम वेब बेस्ड टूल्स यूज़ करें तो इसमें एक बेसिक टूल हमारे पास न्यूज़लेटर का है कि हम अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़लेटर थ्रू ईमेल यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और यूज़र जो है जब उस न्यूज़लेटर को पढ़ता है तो वो एक्सेस करता है हमारी वेब एप्लीकेशन को, अगर उसे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इसी तरह से जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा वो एफिलिएट मार्केटिंग का है। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली हम अपने जो प्रोडक्ट है उसे इंटीग्रेट कर देते हैं किसी दूसरी वेबसाइट के साथ, तो जिसे हम एफिलिएट वेबसाइट का नाम देते हैं। तो जो लोग एफिलिएट वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो जब एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर लिंक, हमारे वेबसाइट के लिंक को क्लिक करते हैं तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। और थर्ड टूल जो हमने पढ़ा वो सर्च इंजन मार्केटिंग का है।
तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम सर्च इंजन जो लिस्ट प्रिपेयर करता है उसमें हमारी एप्लीकेशन का रेफरेंस जो है वो टॉप पे हो। तो इसके लिए हमने डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं वो डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उन्हें हमने डिस्कस किया। हाँ, इसके बाद जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कंटेंट मैनेजमेंट। जैसा कि लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा कि हम प्रमोशन को सक्सेस चांसेस जो हैं वो इन्हेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो कंटेंट मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करके भी हम एप्लीकेशन की सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। Basically, content management is a systematic and structured procurement, creation, preparation, management, presentation, processing, publication and reuse of contents. तो basically जो content management में हम web application के ऊपर contents ऐड करते हैं उन्हें हम manage कर रहे होते हैं। Contents quality is an important factor of application acceptance. तो बेसिकली जो contents हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं वो एप्लीकेशन की सक्सेस में एक की रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हमारी वेब एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो अप टू डेट और रिच होंगे तो इससे हम नए कस्टमर्स को विन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कस्टमर्स ऑलरेडी विज़िट कर रहे हैं हमारी वेब एप्लीकेशन को तो वो कंटेंट्स की क्वालिटी की वजह से विज़िट करते रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे हमने वेब एप्लीकेशन के ऊपर कंटेंट्स जो हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करना है और जब मोस्ट रिसेंट और एक्यूरेट कंटेंट्स यूज़र को मिलेंगे तो वो रेगुलरली जो है वो विज़िट करेगा। अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि हमें कंटेंट मैनेजमेंट के लिए डेवलपमेंट फेज़ में किन चीज़ों को कंसिडर करना है तो इसमें शुड अलाउ नॉन टेक्निकल पर्सन टू मैनेज कंटेंट्स कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें नॉन टेक्निकल लोग भी जो हैं वो कंटेंट्स को मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हम या तो कोई CMS यूज़ कर सकते हैं या हम अपनी एप्लीकेशन में कोई ऐसा कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं कि यूज़र जो नॉन टेक्निकल यूज़र भी जो है वो कंटेंट्स को अपडेट कर सके। तो बेसिकली हम यूज़र से इनपुट लेते हैं फॉर्म्स में और यूज़र जो इनपुट देता है उन कंटेंट्स को हम डिस्प्ले कर देते हैं वेब पेज के ऊपर। तो इस तरह से नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो जस्ट एक फॉर्म में कंटेंट्स को ऐड करेंगे और वो डिस्प्ले हो जाएगा वेब पेज के ऊपर। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं वो उनका नेचर जो है ग्लोबल होता है कि दुनिया में किसी भी हिस्से से जो लोग हैं वो एक्सेस कर सकते हैं उस वेब एप्लीकेशन को। तो हमने अगर डिफरेंट कल्चर्स के और डिफरेंट रीजन्स के लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हमारे वेब एप्लीकेशन पे मल्टी लिंगुअल कंटेंट्स जो हैं वो होने चाहिए ताकि कोई अगर फॉरेनर जो है वो विज़िट करता है तो उसे उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर वो कंटेंट्स मिले। तो इस तरह से जो यूज़र का इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि अगर हमारे कंटेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज हो रहे हैं और कंटेंट्स जो हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर है और मोस्ट रीसेंट कंटेंट्स हैं तो यूज़र जो है उन कंटेंट्स को एक्सेस करने के लिए विज़िट करेंगे हमारी वेबसाइट को और जब यूज़र्स जो हैं वो हमारे वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो उसके वेब एप्लीकेशन के सक्सेस चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कंटेंट मैनेजमेंट में जो एक की कंसिडरेशन होती है वो रेट ऑफ कंटेंट चेंज। बेसिकली जो वेब एप्लीकेशन है उसके जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स में जो चेंज
का फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है कि वेब एप्लीकेशन का नेचर क्या है। बेसिकली जो यूज़र्स हैं वो मोस्ट रीसेंट कंटेंट्स चाहते हैं। अगर आप वेब एप्लीकेशन जो है वो इस नेचर की है कि उसके कंटेंट्स बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो हमें यूज़र्स को इंटरेक्ट करने के लिए मोस्ट रीसेंट कंटेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन पे ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट जो है वो वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उस पर जो मोस्ट रिसेंट वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, ताकि यूज़र जो है वो लेटेस्ट और जो कंटेंट्स हैं उन्हें रीड कर सके। पुअर चेंज मैनेजमेंट कैन लूज यूज़र्स कॉन्फिडेंस। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है कंटेंट्स को चेंज नहीं कर रहे, तो जो यूज़र्स का कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और वो दूसरे जो सोर्सेज हैं वहाँ से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करना के लिए वहाँ ट्रांसफ़र हो सकता है। Content syndication. Content syndication means the supply of contents by a syndicator for reuse in a web application by a subscriber. तो बेसिकली जिस तरह हम अपने एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं उसे इंटीग्रेट कर देते हैं किसी दूसरी साइट के ऊपर, इसी तरह से कंटेंट्स को भी जो है सप्लाई किया जा सकता है किसी दूसरी वेब पेज के ऊपर, जिसे हम कंटेंट सिंडिकेशन का नाम देते हैं। जब हम कंटेंट सिंडिकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमें जो वो एप्लीकेशन जहाँ पे हमने अपने कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है उसके स्ट्रक्चर को जहन में रखना है, ताकि जब वो कंटेंट्स वहाँ पे एम्बेड हों तो उसकी लुक और फील वही हो जो कि सब्सक्राइबर वेबसाइट की है। अभी तक के लेक्चर में हमने वेब प्रमोशन और कंटेंट मैनेजमेंट इन दो एस्पेक्ट्स से देखा कि हम कैसे नंबर ऑफ़ विजिटर्स को बढ़ा सकते हैं, और जब नंबर ऑफ़ विजिटर्स बढ़ते हैं तो वेब एप्लीकेशन के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेज एनालिसिस को। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग एंड एनालाइजिंग द यूज़ ऑफ अ वेब एप्लीकेशन। बेसिकली जब वेब एप्लीकेशन को डिफरेंट यूज़र्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं, तो हमें जो है उनके इंटरेस्ट जो हैं वो एनालाइज कर सकते हैं हम। तो इन एनालिसिस की बेस के ऊपर हम जो वेब एप्लीकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्व्स टू मेजर अ वेब एप्लीकेशन सक्सेस। Here's information about users and their behavior which provides a basis for improvement. तो आप इस तरह से देखेंगे जब हम यूजेज एनालिसिस करते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के यूज़र्स हैं वो उनके मोस्ट कॉमन इंटरेस्ट क्या हैं वेब एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम दो तरह से दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं। एक तो हम मेजर करते हैं एप्लीकेशन की सक्सेस को, और सेकेंडली हम जो है उन बिहेवियर्स को की बेस के ऊपर हम जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो डिसीजंस ले सकते हैं। अब एक वेब एप्लीकेशन को जो यूजेज है हम उसे कैसे उसके एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास मेथड्स हैं इसमें वेब सर्वर लॉग फाइल। वेब सर्वर मेंटेन्स अ लॉग फाइल which record all accesses to a website। तो बेसिकली जो वेब सर्वर की लॉग फाइल है उसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि डिफरेंट यूज़र्स ने जब वेब एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो उन्होंने किस किस पेज को एक्सेस किया। इस तरह से हमें यूज़र्स के जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जो वेब सर्वर की लॉग फाइल होती है इसमें बेसिकली यूज़र्स के IP एड्रेस, एक्सेस टाइम, यूज़र्स रिक्वेस्ट के उसने किसी HTML पेज या इमेज को रिक्वेस्ट की है,
इसी तरह से वो URL जहाँ से वो मूव करके उस एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र हुआ था वो URL, और यूज़र का जो ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वेब सर्वर लॉग फाइल में स्टोर होती है। अब आप देखेंगे यूज़र्स के जो IP एड्रेसेस हैं, इसकी बेस के ऊपर हम ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं कि किस स्पेसिफिक रीजन के लोग जो हैं वो वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह से जो एक्सेस टाइम है या यूज़र रिक्वेस्ट है कि वो इमेजेस या HTML यानी किस पोर्शन को वो एक्सेस कर रहे हैं, तो इससे हमें यूज़र्स का जो बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। लॉग वेब सर्वर लॉग फाइल से हमें यूज़र्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसी तरह से एक और टेक्निक है पेज टैगिंग बेस्ड मेथड्स। इन मेथड्स के थ्रू भी हम जो है यूज़र्स के जो बिहेवियर है उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। बेसिकली लाइव रिपोर्टिंग टूल बेस्ड ऑन पेज टैगिंग, ग्राफिक्स और स्क्रिप्ट टैग्स आर एडेड ऑन ईच पेज ऑफ द एप्लीकेशन विच आर ट्रैक्ड। तो बेसिकली जब टैगिंग बेस्ड मेथड्स की बात हम करते हैं तो इसमें हम अपनी एप्लीकेशन के हर पेज के ऊपर कोई ग्राफिक्स या कोई स्क्रिप्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं। अब जो यूज़र एक्सेस करता है वेब पेजेस को, तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक थर्ड पार्टी मेंटेन कर रही होती है कि जब वो ग्राफिक या वो स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके जो एनालिसिस हैं वो एक थर्ड पार्टी मेंटेन करेगी। इस तरह से वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस पेज के ऊपर कितने विजिटर्स ने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हमारे पास जो यूज़र है उसके जो एक्सेस बिहेवियर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए हम वेब सर्वर की जो लॉग फाइल है उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो टैगिंग मेथड्स हैं उसके थ्रू हम अपनी वेब पेजेस के अंदर कोई ग्राफिक या स्क्रिप्ट का टैग्स हैं वो ऐड कर लेते हैं, और जब वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तो हमें इससे ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यूज़र ने किस पेज को कितनी दफ़ा एक्सेस किया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि किसी कमर्शियल वेब एप्लीकेशन की जो एक्सेस है, वेब एप्लीकेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि कितने विजिटर्स उस एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं। अब एक वेब पेज के ऊपर विजिटर्स की जो एक्सेस है उसे काउंट करने के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं इसमें हिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रिक्वेस्टेड पेज, इंक्लूड्स इमेजेस, टेक्स्ट, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। तो बेसिकली जो हिट्स का इंडिकेटर है इसमें अगर यूज़र किसी पेज को रिक्वेस्ट करता है तो उस पेज के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उतनी हिट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। नॉट मीनिंगफुल बिकॉज अ पेज कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स। तो जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट करने में ये कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होता नंबर ऑफ हिट्स। इसका रीज़न ये है कि एक पेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट्स हों तो उसकी हिट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। उसके अगेंस्ट अगर एक पेज के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हैं तो इवन ज़्यादा यूज़र्स भी एक्सेस करते हैं उस पेज को, तो उसके डिज़ाइन लेआउट की वजह से उसकी हिट्स जो हैं वो कम होंगी, तो जिसकी वजह से हिट्स जो हैं कोई मीनिंगफुल मैयर नहीं है। हिट्स के बाद जो सेकंड हमारे पास इंडिकेटर है वो पेज इम्प्रेशन। अ सिंगल पेज और कम्बिनेशन ऑफ पेजेस सेंड टू अ यूज़र एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यूज़र्स रिक्वेस्ट। बेसिकली हिट्स में हमने देखा कि अगर यूज़र रिक्वेस्ट करता है एक पेज के लिए तो उसकी जितने एलिमेंट्स हैं उतनी हिट्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं।
पेज इंप्रेशन में ये होता है कि यूज़र जब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो एक पेज की अगेंस्ट जो है हमारे पास एक पेज इंप्रेशन जो है वो ऐड होता है। इस तरह से आप देखेंगे जितने पेजेस होंगे हमारे पास उतने इंप्रेशंस जो है वो ऐड होंगे। इसी तरह से थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है हिट्स और पेज इंप्रेशन के बाद वो विजिट्स है। अ सीरीज ऑफ वन और मोर पेज इंप्रेशंस within one application served to one user which ends when there is a gap of 30 minutes or more between successive page impressions for that user। तो बेसिकली विजिट्स में हम देखते हैं कि एक यूज़र जो है वो एक मल्टीपल जो है पेज इंप्रेशंस को विजिट करता है ड्यूरिंग वन सेशन। तो अगर 30 मिनट्स का गैप आ जाता है तो फिर हम उस इम्प्रेशन को या जो है वो एक नए विजिट के तौर पे हम काउंट करेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ विजिट्स जो हैं वो हम उसकी बेस के ऊपर जो वेब एप्लीकेशंस की सक्सेस है उसे कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े स्टैटिस्टिकल जो कि यूज़ होते हैं किसी वेब एप्लीकेशन की सक्सेस को मेजर करने के लिए। नंबर ऑफ हिट्स, नंबर ऑफ विजिट्स एंड नंबर ऑफ पेज इंप्रेशंस। तो इसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि दो एप्लीकेशंस में से कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन अगर हम बिहेवियर की बात करें यूज़र के तो वेब एप्लीकेशन नीड मोर कम्प्लेक्स एनालिसिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिस फॉर इम्प्रूवमेंट। हमने सक्सेस को तो मेजर कर लिया लेकिन अगर हम वेब एप्लीकेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए जो मेजर्स हैं वो करना चाह रहे हैं तो हमें यूज़र की जो एक्सेसेस है या यूज़र का जो बिहेवियर है उसके ऊपर ज़्यादा कम्प्लेक्स एनालिसिस करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन को मिसाल के तौर पे लें तो इसमें जो यूज़र के एनालिसिस हैं उस यूज़र के जो एक्सेस इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसकी बेस के ऊपर हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है मोस्ट पॉपुलर है। इसी तरह से नंबर ऑफ विजिटर्स हु टर्न इनटू बायर्स, कितने विजिटर्स आए और उसमें से कितने लोगों ने जो है वो कोई प्रोडक्ट बाय की, और इसी में विच प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन ग्रुप्स। तो इस तरह के हम एनालिसिस करते हैं बजाय इसके कि जस्ट नंबर ऑफ विजिट्स को काउंट करें। हम जो है यूज़र ने जो एक्सेस किया है वेब पेजेस को और उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें वेब सर्वर लॉग फाइल या जो टैगिंग का मेथड हमने पढ़ा था उसके थ्रू हमने रिट्रीव किया है, तो उसकी बेस के ऊपर हम इस तरह के जो एनालिसिस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। लेक्चर के आखिर में हम आज के लेक्चर को समराइज़ करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज़ को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन फेज़ के उनमें इम्प्रूवमेंट और सक्सेस के चांसेस को बढ़ाना। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो एक्चुअल एनवायरनमेंट में अगर कोई बग्स आते हैं तो उन्हें रिमूव करके हम प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट के सक्सेस के चांसेस को बढ़ाने की बात करें तो हम प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करके नंबर ऑफ यूज़र्स को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हम न्यूज़लेटर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग हमने इन टेक्निक्स को डिस्कस किया, जिसकी वजह से हम प्रमोशन करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन की। जब प्रॉपर तरीके से हम प्रमोशन करते हैं तो नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो बढ़ते हैं और नंबर ऑफ यूज़र्स का बढ़ना जो है वो सक्सेस के चांसेस को बढ़ा देता है। इसी तरह से कंटेंट मैनेजमेंट के ऊपर हमने डिस्कस किया कि अगर हम वेल मेंटेन्ड और मोस्ट रिसेंट कंटेंट्स जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर हम प्रोवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं वो बढ़ेंगे।
तो अगेन इससे जो सक्सेस के चांसेस हैं एप्लीकेशन के वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमने यूजेज एनालिसिस के ऊपर बात की कि हम जो विजिटर्स हैं हमारी वेब एप्लीकेशन के उनके जो एक्सेस जिन पेजेस को उन्होंने एक्सेस किया है उसकी बेस के ऊपर हम जो है इम्प्रूवमेंट के लिए डिसीजंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो विज़िट कर रहे हैं, तो हम जो है उस प्रोडक्ट को किसी ऐसे प्रोडक्ट के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं जिसको कम लोग विजिट्स कर रहे हैं। इस तरह से जो ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है उसकी वजह से जो दूसरी प्रोडक्ट है उसके विजिट्स के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आप आज के टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो वेब इंजीनियरिंग की बुक का चैप्टर नंबर 8 जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सिक्योरिटी फॉर वेब एप्लीकेशंस इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।